निर्मल चौधरी के बारे में मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मैंने इसके तेवर पिछले 2 महीने में जो देखे हैं, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ये विधानसभाओं और लोकसभाओं की गरिमा बढ़ाएगा और आपका नेतृत्व बहुत सार्थक तरीके से करेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं कि ये जीवन भर इसी तरह से, इसी तेवर से, इसी अंदाज से करते रहें। हम सब के आदरणीय आज राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पदभार ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि, सत्य, न्याय, निष्ठा और ईमानदारी के पर्याय 5 राज्यों के राज्यपाल रहे महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब से विनम्र प्रार्थना है कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय के इस परिसर में युवा तरुणाई को आप अपने महत्वपूर्ण संबोधन से कृतार्थ करें। हम सबके आदरणीय एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ में अभिनंदन महामहिम श्री सत्यपाल मलिक साहब का। सम्मानीय वीसी साहब, हमारे बहुत कर्मठ और प्रभावी विधायक लाडनू मुकेश भाकर जी और स्टूडेंट यूनियन के चुने गए नए अध्यक्ष श्री निर्मल चौधरी जी। निर्मल चौधरी के बारे में मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि मैंने इसके तेवर पिछले 2 महीने में जो देखे हैं, मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि ये बहुत दूर तक जाएगा। ये विधानसभाओं और लोकसभाओं की गरिमा बढ़ाएगा और आपका नेतृत्व बहुत सार्थक तरीके से करेगा और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके लिए हैं कि ये जीवन भर इसी तरह से, इसी तेवर से, इसी अंदाज से करते रहें। बहुत बहुत आपको बधाई। अब मैं यहाँ आने का जब मुझे कहा मुकेश जी ने, तो मैंने तत्काल में बिना डायरी, यूनिवर्सिटी में कभी बुलाया जाता हूँ तो बिना डायरी देखे हाँ कर देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए ऐसा है जैसी माँ की गोद में जाना। मैं 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी माँ थी विधवा 26 साल की, उनको ऑप्शन था दूसरी शादी करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को बड़ा करूंगी। तो मैं 8 साल का अपनी खेती देखने लगा था और मेरी एक इच्छा थी कि मैं विश्वविद्यालय में जाऊं। उन्होंने मुझे पूरी ताकत लगा के यूनिवर्सिटी में भेजा, जहां मैं अगले ही दिन, अगले ही साल प्रेसिडेंट चुना गया और 3 साल लगातार मेरठ यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा। जब आखिरी साल आया तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी ने बुलाया, सर्किट हाउस में ठहरे थे वो, और अकेले में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा मेरी उम्र देख रहे हो? मैं कहा जी हाँ बताओ। कहने लगे ये पार्टी बनाई है मैंने किसानों की, मेरे 30 एमएलए चुने गए बेईमान मुझे छोड़ के चले गए हैं, तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा ठीक है साहब, हुक्म करो। उन्होंने कहा कि मेरी पब्लिक मीटिंग है शाम को जिमखाना में, बिना किसी से मशवरा किए तुम जाके ज्वाइन कर लो। तो मैं इतना भावुक में हो गया उनकी बात से कि मैं सीधे गया और मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी कमोबेश मेरे हाथ में दे दी, तो मैं एमएलए भी रहा, राज्यसभा में रहा, लोकसभा में रहा, मिनिस्टर रहा, और फिर ये जो अंतिम काम था गवर्नरी का ये भी किया। लेकिन मैंने कभी भी, चूंकि उनसे मैंने सीखा था, मैंने ये बात कही नरेंद्र मोदी जी को कि मैं जिसका शिष्य रहा हूं, उसने मुझे कहा था कि अपने वर्गों का जब सवाल आए तो कोई समझौता मत करना। मैंने जब देखा कि 4 महीने तक किसान पड़े रहे, धूप में, सर्दी में, बरसात में, कोई सुविधा नहीं थी, सड़कों पे पड़े थे, और प्रधानमंत्री का घर 10 किलोमीटर दूर था, कोई उनसे बात करने नहीं आया। 750 किसान मर गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तो मेरे से नहीं रहा गया, मैं अपना इस्तीफा जेब में रख के और प्रधानमंत्री से मिलने चला गया। और मैंने उनसे कहा कि साहब ये बैठे हैं, इनसे आप बात कर लो, इस किस्से को किसी खूबसूरती से किसी तरह निपटा दो।
तो वो इतने घमंड में थे, उन्होंने कहा कोई नहीं सतपाल भाई चले जाएंगे। तो मैं कहा आप इनको जानते नहीं है, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ। ये या तो अपनी बात मनवा के जाएंगे या आपको हटवा के जाएंगे। और वो बात उनको उस दिन नहीं समझ में आई। मैंने उनको इंगित किया कि जो सिख हैं इनके तो गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और हमारे वाले तो हर तीसरे महीने आगरा के लाल किले पे चढ़े रहते थे, कभी चौखट फाड़ लेते थे, कभी अकबर की कब्र खोद लाते थे। तो मैं कहा ये पहले ये पता कर लो आप किससे लड़ रहे हो, इनको आप परास्त करके या खाली हाथ नहीं भेज सकते हो। तो बात उनकी समझ में आई, देर से आई, तो उन्होंने फिर माफी मांगी और तीनों कानून वापस लिए जिनको वो गीता का उपदेश समझ रहे थे। एनीवे अभी भी नियत सरकार की किसानों के प्रति अच्छी नहीं है। अभी भी जो एमएसपी का मामला है वो सॉर्ट आउट नहीं किया है, लेकिन किसानों ने भी कह दिया है कि अभी हमने धरना उठाया है, संघर्ष वापस नहीं लिया है। तो वो लड़ाई फिर होगी, और मैं इसीलिए दिल्ली से चला था। 15-20 जगह राजस्थान में अभी गया हूँ, और सब जगह मैंने कहा कि जब आप सड़क पर बैठोगे मैं आऊँगा, आपके साथ बैठूँगा। मैं गवर्नरी का मेरा आखिरी साल था, छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मुझे एक मिनिस्टर ने, मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, उसने कहा खुद मत छोड़ना जब तक ये ना कहें। मैं कहा ठीक है। तो एनीवे मैं रिटायर हो गया पिछली 4 तारीख को, और उसके बाद मैं फ्री हूँ, मैं कहीं घूम सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। अब मैं निर्मल जी आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि देश का जो हाल है आज, इसको सिर्फ और सिर्फ ये युवा शक्ति बचा सकती है। नेताओं में कुछ नहीं बचा है। नेता तो चुने जाते ही दौलत के पीछे भाग लेते हैं। इनमें दम है, इनमें कुर्बानी का मादा है, ये लड़ सकते हैं, ये संगठन या बिना संगठन भी लड़ सकते हैं। तो इनकी गर्मी को बरकरार रखिएगा और इसको कभी हल्का मत होने देना। 2-3 और चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, आपका वक्त ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं बिहार में गवर्नर था पहली बार, तो वहाँ 12 यूनिवर्सिटी हैं, सबका मैं चांसलर था। तो उनके जब कॉन्वोकेशन होते थे तो मैं उसमें जाता था। हर कॉन्वोकेशन में अगर 25 गोल्ड मेडल होते थे तो वीसी साहब 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे। यही रेशो करीब करीब यहाँ भी है, सब जगह यही है। तो मैंने लड़कों से कहा कि बेशर्मो, तुम तो रोटी भी बनाना नहीं जानते, ये मुक्केबाजी का भी मेडल यही लाएंगी, कुश्ती का भी यही लाएंगी, और बाकी चीज़ों का भी यही मेडल लाएंगे, और पढ़ाई का भी यही लाएंगी। तो संभल जाओ, कुछ करो, नहीं बर्बाद हो जाओगे। खैर लड़कों की तो दूसरी बात, वो उसके लिए जिम्मेवार हम ही लोग। शाम को बेटी से तो पूछते कहाँ गई थी, इनसे नहीं पूछते कहाँ गए थे। तो नतीजा ये है कि 17 साल का होते इनको नशा पकड़ लेता है, ये और अलामत में लग जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं नौजवान दोस्तों से कहूँगा कि आपके कंधों पे बड़ा भार है। देश इस वक्त बहुत खराब स्थिति में है। देश जिनके हाथ में है उनको आपकी, एक किसानों की, गरीब की कोई परवाह नहीं है। जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की महंगाई है, उसकी तरफ ये मुड़ के भी नहीं देख रहे हैं। तो युवा शक्ति मैं तो 10 जगह की मिसाल दे सकता हूँ जहाँ नौजवानों ने खड़े होकर सत्ता पलटी है। आप खड़े हो जाओगे तो सत्ता पलट जाएगी, आप खड़े हो जाओगे तो या तो ये सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई निर्मल जी, इनके कंधे पे आप डालो और घूमो सारे विश्वविद्यालयों में, और एक जागृति पैदा करो कि लड़ाई आपकी है, देश की, गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, नौजवान की। अब एक फौज होती थी, देखिए आप किसान को दाम नहीं दे रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं, एक फौज में उसका लड़का चला जाता था, वो भी खत्म कर दी। उसमें वो अग्निवीर ले आए, अग्निवीर में सिर्फ 3 साल की नौकरी होगी, कोई पेंशन नहीं होगी,
मैं तो कश्मीर का गवर्नर था, मैं तो बॉर्डर पे जाता था सब जवानों के बीच में, और आपको एक बात बताऊं, वहाँ पत्थरबाजी बहुत होती थी, जिसमें जवान आगे आगे भाग रहा होता था और लफंगे लड़के उसको मारते हुए चले जाते थे। मैंने पूछा जवानों से, भाई क्यों पिटते थे आपके जी, क्या करें, हम मार देंगे तो महबूबा हम पे मुकदमा कर देगी। तो मैंने कहा कि पत्थर लगते ही पलट के गोली मार देना, मैं हूं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और पत्थरबाजी 100% बंद हो गई, नई भर्ती बंद हो गई। श्रीनगर शहर में टेररिस्ट घुसने की हिम्मत नहीं करता था, अब तो घुस के आईजी मार दिया उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री जा रहे थे। तो अगर इरादा होता है तो फिर कुछ नहीं गड़बड़ होती। जिस दिन 370 हटनी थी, उसके एक दिन पहले शाम को मुझे होम मिनिस्टर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि सतपाल एक लेटर सुबह भेज दो कि ये धारा हटनी चाहिए, और उसको मैं राज्यसभा में पेश करके पास करा लूँगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और मैंने कहा ये लेटर सवेरे सवेरे 11 बजे से पहले अमित शाह साहब के पास पहुंच जाना चाहिए। तो मेरे से बोले हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ हटा। कह लिए 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कह लिए थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस बगावत कर देगी। मैं कहा यार तुम चिट्ठी भेजो, कुछ यहाँ चिड़िया भी नहीं बोलने की। चूंकि मैंने 6 महीने वहाँ एक ही काम किया था, हालांकि आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने मुंह से कोई बात कह रहा हूँ, पर यह बात सब जगह नहीं बताई जा सकती इसलिए बता रहा हूँ। वहाँ की आम जनता में जाके मैंने कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं, इन नेताओं के सब लंदन में पढ़ रहे हैं, और 250 मैं प्रेस करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टेररिस्ट को मैंने इनवाइट किया कि तुम आओ और राजभवन में मेरे साथ लंच करो, मुझे समझा दो कि 250 लड़के दुनिया की तीसरे नंबर की फौज को कैसे हरा दोगे, क्या हासिल होना, सिर्फ तुम्हें मरना है। तो तुम बिजली का तार पकड़ के भी मर सकते हो। तो उससे इतना डिमोरलाइजेशन हो गया कि जब 370 हटी तो हर आदमी हैरत में। महबूबा कहती थी खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, यहाँ आप बेफिक्र रहो। आप हैरत करोगे कि चिड़िया भी नहीं बोली। 3 चीफ मिनिस्टर पुराने गिरफ्तार होके चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर कहा तो यही कहा कि इन्हें जल्दी मत छोड़ना। तो कुल मिला के अगर आपका हौसला होता है तो हर चीज हल होती है। एक और मैं वहां का जिक्र करना चाहूंगा, और ये था कि वहां बड़े पैमाने पे जमीनों का कब्जा कर रखा था नेताओं ने रोशनी एक्ट करके, और बड़े बड़े बंगले आलीशान बना रखे थे। मैंने वो सब कैंसिल करके सब बंगले खाली, सब की सीबीआई इंक्वायरी, और पूरी जम्मू के चारों तरफ जितनी जमीनें खाली थी वो 3 लेफ्टिनेंट जनरल वहां पढ़ते थे, एक लद्दाख का, एक कश्मीर का, एक जम्मू का। तीनों को बुला के उनको कहा कि तुम्हें जितनी जमीन की जरूरत हो मैं देता हूं। वो सारी जमीन मैंने फौज को दे दी, और फौज का हौसला बढ़ गया। चूंकि ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल जो हैं ये कैंट में नहीं रखे जा सकते, इनके लिए अलग जगह चाहिए। तो वो सारी उनको मिल गई और वो सब बड़े आश्वस्त हो गए, खुश हो गए। मैं एक दिन अपने घर पे बैठा था, सवेरे सवेरे मुझे गडकरी जी का फोन आया, सतपाल भाई क्या कर रहे हो? मैं कहा कुछ नहीं कर रहा। कहने लगे तो ये अमरिंदर सिंह बैठे हैं मेरे पास, इनसे बात कर लो। अमरिंदर मेरे दोस्त हैं। मैंने उनका फ़ोन लिया, मैं कहा कैसे भाई साहब, क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा कि 40 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा और कश्मीर का रावी के पानी पे समझौता हो जाए, लेकिन ये लोग होने नहीं देते, ना फारूक ना महबूबा, और नतीजा ये है कि सारा पानी पाकिस्तान को चला जाता है। तो मैंने कहा साहब अपने इरिगेशन मिनिस्टर को आप भेज दो, 15 मिनट में करा दूंगा मैं। तीसरे दिन उन्होंने भेजा। मैंने पूछा भाई क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? उन्होंने कहा साहब ये है कि कंट्रोल किसका रहेगा। मैंने कहा किसी का नहीं रहेगा, जॉइंट सुपरविजन रहेगा, ये लिख दो। ये लाइन लिख दी, 15 मिनट में समझौता हो गया, दस्तखत हो गए, मिठाई बंट गई, और वो बांध लगभग बन गया है। और आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 6500 हेक्टर तो सिंचाई बढ़ी पंजाब की, और कंडी एरिया था एक, शाहपुर कंडी उसको बोलते हैं एग्रीमेंट को। कंडी माने सूखा एरिया था जम्मू का,
28,000 हेक्टर उसमें सिंचाई बढ़ी, उसके बाद भी पानी बचेगा, वो हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा। एक बूंद भी पाकिस्तान को नहीं जाएगी, एक बूंद भी। तो बहुत तरह की चीजें चल रही थी इस तरह की। खैर एनीवे वो लंबा हो जाएगा। मैं अब आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, ये जो शिक्षा है ये जितना एम्पावर करती है आदमी को, कोई चीज़ नहीं करती। ये जो बच्चियां हैं हमारी, इनको तो खैर हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते। हम तो ये पता करा के कि बेटा होगा कि बेटी, इनको मरवा ही देते हैं। लेकिन जब ये पैदा हो जाती हैं, जब ये दाखला इनका हो जाता है, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती हैं, तो ये आगे तक जाती हैं। और मैं इन बच्चियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ो, आपको ना आपके हस्बैंड की इनकम एम्पावर करेगी, ना बाप का दहेज एम्पावर करेगा, ना ससुराल की दौलत एम्पावर करेगी, आपकी शिक्षा आपको एम्पावर करेगी। और मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अमेरिका की एक विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, देखने भाले में निहायत सादा, सिंपल, कोई सौंदर्य नहीं था दूर दूर तक, लेकिन पढ़ने में तेज थी, तो वो बन गई विदेश मंत्री। हिंदुस्तान जैसा नहीं था कि बिरादरी के आधार पर बन जाएंगे या सिफारिश से बन जाएंगे। तो अभी हाल जब गद्दाफी के खिलाफ रिवोल्ट हुआ लीबिया में, तो जो बगावती लोग थे वो उसको मारने के बाद उसके दफ्तर में पहुंच गए। तो वहाँ उनको एक छोटी डायरी मिली जिसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे अपने जीवन का सबसे ज़्यादा आनंद उस वक्त आता है जब मैं लिटिल कोंडी, माने छोटी सी कोंडालीजा राइस को अरब शेखों को धमकाते हुए देखता हूँ। तो कोंडालीजा राइस के पास अमेरिका की ताकत थी जिससे वो उसको धमकाती थी, और वो ताकत उसको तालीम से मिली थी, पढ़ाई से मिली थी। तो मैं बच्चियों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ भी मैंने देखा, मैं तो जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग के दूल्हे को भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, लेकिन अब जब RAS और IAS होके हमारी बच्ची जाती है तो वहाँ बड़े से बड़ा सामंत खड़ा होकर सलाम करता है। तो ये आपको एम्पावर करेगा। और आप अपनी बच्चियों को, आप ये लड़के के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े, मैं आपको गारंटी करता हूँ ये लड़के आपका कुछ नहीं करेंगे। मैं यूपी में देखता हूँ जिसके 3-3 लड़के हैं, उसको बुढ़ापे में पीटते अलग हैं कि इसका ज़्यादा वो कर रहा है, दूसरे का ज़्यादा कर रहा है। लड़की बुढ़ापे में भी आपके काम आएगी। और एक बच्ची को पढ़ाना, एक परिवार को पढ़ाना है, तो इनकी शिक्षा पे ज़्यादा तवज्जो दो। दूसरे एक बुरा शौक ये चला है, मुकेश जी, मैं गया था अभी हनुमानगढ़, वहाँ मुझे चौधरियों ने कहा जी एक बात बोल देना। मैं कहा क्या? कहने लगे यहाँ आदमी घर में 2 होते हैं और कोठी 15 कमरों की बनाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो अब तक गवर्नर होने तक दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता था। अभी भी आके मैंने जो फ्लैट किराए पे लिया है उसमें 2 कमरे हैं, लेकिन उससे मेरी औकात तय नहीं होती, उससे मुझे ताकत मिलती है। अगर मेरे पास इल गॉटन वेल्थ होती तो मैं नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था। चूंकि ईडी आ जाती मेरे यहाँ इनकम टैक्स वाले आ जाते, CBI वाले आए थे, उन्होंने कहा जी सिर्फ इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने बताया था कि आपको 300 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे, तो हम ये बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैं कहा लिखो, उसमें फला 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 लोग इन्वॉल्व थे, और वो सारे प्रधानमंत्री के लोग थे। मैं जब भी प्रधानमंत्री से मिलने जाता था वो मुझे पूछते थे कि वो उससे मिले कि नहीं। मैं कहा जी किससे? कहने लगे हसीब द्राबू से। हसीब द्राबू वहाँ बैंक के चेयरमैन भी रहे, मिनिस्टर रहे। तो मैं कहा अभी तो नहीं मिला, लेकिन जिस दिन वो मुझे मिला मैंने टाइम लेके मैं गया PM से कि वो हसीब द्राबू आया था कल, क्या बात हुई? मैं दलाली का काम ले रहा था, मैंने धमका दिया। मैं नहीं करता ये सब, मैं तो 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसा ही चला जाऊँगा। तो वो गरीबी या साधारणपन हमारी ताकत है, हम लड़ सकते हैं सरकारों से। मैं जब मंत्री की मेरी शपथ हो रही थी, उसके फौरन बाद चाय होती है राष्ट्रपति भवन में, तो VP सिंह जी मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे अलग ले गए
उन्होंने कहा सतपाल भाई मंत्री तो बन गए हो, एक बात समझ लेना। मैं कही बताओ। कहने लगे हमने राजीव गांधी को बेईमान कह के हटाया, ये दोबारा आएगा तो हमारी भी जांच होगी। मैं कहा बेफिक्र रहो, मैं तो चरण सिंह जी के साथ रहा हूं, जो आदमी 2 कुर्ते पजामे में रहता, कुर्ते धोती में रहता था, उनकी पत्नी एक दिन मैं मिलने गया तो चरण सिंह जी मेरे से बोले कि वो अरे तुम्हारी माता जी बड़ी कंजूस है। मैं कहा जी क्या हुआ? कहने लगे देखो मेरा कुर्ता फट गया था, उसी का मेरा बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको, कुर्ते को काट के बंडी बोलते हैं उस बनियान को, वो बना दी थी उनकी। तो प्रधानमंत्री थे, देश का कोई पद नहीं था जो उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। चीफ मिनिस्टर रहे थे, मिनिस्टर रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इतनी सादगी से रहते थे। मैं कहा साहब मैं तो उनसे सीखा, मेरे लिए तो आप निश्चिंत रहें और औरों की रखवाली करें, मैं ठीक रहूंगा। तो कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि जो असली ताकत है वो आपकी ईमानदारी में है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप डटे रहेंगे, किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। मैं जब ये बोला था इस पे किसानों वाले पे, तो मुझे बहुत तरह के मशवरे दिए गए। कुछ लोगों ने कहा बेवकूफ़ हो तुम, प्रेसिडेंट बन जाओगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। मैंने कहा अभी रिटायर हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, अगर अगले दिन उनको कुत्ता भी रास्ता छोड़ दे तो मुझे बता देना। कोई चीज़ नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है। असली चीज़ रहती है आपकी कि आपने कोई स्टैंड लिया कि नहीं, आप लड़े कि नहीं। अगर आपने लड़ने की शोहरत हासिल कर ली तो पदों से बहुत बड़ी है। तो मैं तो उसी दिन से जब ये किसानों वाला हुआ, थोड़ा लंबा हो रहा है पर झेल लें थोड़ा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को डराया और ये कहा कि ये जिनसे लड़ रहे हो इनको आप जानते नहीं हो। सिखों के गुरु ने तो 4 बच्चे कटवा दिए थे अपने और समझौता नहीं किया था, और जब ये अकाल तख्त तोड़ा गया उसके फौरन बाद इंदिरा जी ने 1 महीना महामृत्युंजय का पाठ कराया था। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने पूछा बुआ अब तो ये सब नहीं मानती थी? उसने कहा तुझे पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो आज जिंदा नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको इल्हाम था इस चीज़ का, वो मारी गई, जनरल वैद्य मारे गए, जनरल डायर मारे गए, मतलब जिसने भी उनकी अस्मिता पे हाथ डाला उसको मार दिया। तो ये जो 3 कानून वापस हुए हैं कोई भलेपन में नहीं हुए, ये दहशत में हुए, डर में हुए। और उसके बाद एक अच्छी चीज़ ये हुई कि अब माननीय प्रधानमंत्री गुरुद्वारों में भी जाने लगे कपड़ा बांध के। तो एक उसका शेर है खुमार बाराबंकी का कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। तो अब वो गुरुओं के फंक्शन में जाने लगे हैं। तो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जाएं और वो समझें कि लाल किले पे जब लड़कों ने झंडा टांग दिया पंजाब के किसान यूनियन के, तो बड़ा देश में शोर मचा कि साहब ये तो देशद्रोह है, लाल किले पे आप झंडा कैसे टांग सकते हो। तो मैंने सारे उसकी रील देखी पूरी और मैंने कहा प्रेस करके, मैं कहा देख बात सुनो भाई, लाल किले पे नंबर 1 अधिकार है झंडा फहराने का प्रधानमंत्री को। तो उन्होंने जहाँ फहरा रखा था उस पोल पे तो नहीं फहराया, वो तो ऐसा का ऐसा ही है। उसके बाद अगर किसी का अधिकार है तो वो इनका है, सिखों का, चूंकि इनके गुरु तेग बहादुर की गर्दन लाल किले के दरवाजे के बाहर काटी गई थी। उसके बच्चे भी अगर झंडा नहीं फहरा सकते तो कौन फहरा सकता है। खैर एनीवे हो, फिर मामला रफा दफा हो गया, किसान यूनियन वालों ने भी स्टैंड ले लिया और ये कहा कि बल्कि मुझे तो, मैं अभी रिटायर होकर जब गया अपनी कॉलोनी में, एक रिटायर्ड सिख कर्नल थे, वो आए और उन्होंने कहा साहब बहुत शुक्रिया। मैं क्या हुआ? कहने लगे हमको तो इन्होंने टेररिस्ट बना रखा था, आप जब हमारे हक में बोले तब हमारी रक्षा हुई है। मैं कहा नहीं, ये मेरा अधिकार था और मेरी जिम्मेवारी थी। तो खैर बहुत लंबा हो गया और आप कभी के बैठे हुए हैं, आप थके भी होंगे थोड़ा। सोच रहा हूं कोई बात ऐसी ना रह जाए जो आपके काम की थी। जी हाँ, ओबीसी वाले पे मैं जगह जगह बोल रहा हूं, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और जो करेगा वो जाएगा।
ओबीसी आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और ये धोखाधड़ी भी बंद होनी चाहिए कि गुर्जरों को हर 5वें साल आप आश्वासन दे देते हैं कि हम आपको आरक्षण देंगे और देते नहीं हो। अभी बैसला साहब के लड़के का वो आया है प्रेस, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो समझौता हुआ था वो अभी भी लागू नहीं। तो सरकारों को ये 420 नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए अपनी जनता के साथ। तो ओबीसी आरक्षण के बारे में तो आप आश्वस्त रहो, वो लड़ाई होगी, मैं उसमें रहूंगा आपके साथ पूरी तरह से। हाँ ना, और तू बता कुछ। चलो, शिक्षा की होगी। ये मुझे कह रहे हैं कि समाज सुधार की बात करो, मैं कहा इस पे कोई नहीं सुनता ना कोई सुधरना चाहता है। बच्चियां हैं, इनको तो हम कह लेंगे, लड़के तो सुनेंगे भी नहीं, और ये जो इनका मन आएगा वो करेंगे। तो समाज सुधार तो यही है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। मेरा एक साझी था जो मेरे खेत बोता था, वो आ गया एक दिन, कहने लगे जी बर्बाद हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे वो मेरा बाप मर गया था, सब बिरादरी के लोग आए, उन्होंने 40 गांव के लिए चिट्ठी फड़वा दी मेरे से, मैं तो कर्जदार हो गया, तो ये बंद करो। मैंने कहा तेरा बाप सूरजमल हो जाएगा इससे, 40 गांव के लोग तेरी रोटी तोड़ेंगे, उसके बाद तेरे बाप की कोई इज्जत तो बढ़ेगी नहीं। तो हमारे बुजुर्गों में हमारे यहाँ ये खराबियाँ हैं, दहेज की खराबी है। अच्छे से अच्छी, काबिल से काबिल लड़की का रिश्ता लेके जाइए, और अगर आरएएस या आईएएस है लड़का तो उसकी माँ फौरन कह देगी हमारा तो 2 लाख रुपया लगा इसको पढ़ाने में। गाड़ी 4 छल्ले की मांगते हैं आजकल तो इस सब को रिजेक्ट करिए और उनके यहाँ रिश्ता ही मत करिए। अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, बढ़ाइए, ये बढ़ जाएंगी तो रिश्ते आपके यहाँ खुद चल के आएंगे। तो मैं बहुत लंबा हो गया, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि कई तरह की लड़ाई देश में शुरू होने वाली। किसानों की तो अभी हो जाएगी, नौजवानों की भी होगी। ये जो फौज का है, क्या बोलते हैं इसको, अग्निवीर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसान कौमों को ख़त्म करने की साजिश है। इनके बच्चे फौज में चले जाते थे, जो जाता था वो अगली पीढ़ी के बच्चों को बुला के पढ़ा देता था, वो आगे तक बढ़ जाते थे और जनरल तक जाके रिटायर होते थे। अब ये 3 साल की नौकरी में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फौज में जो जज्बा होता है कुर्बानी करने का, 3 साल वाले जवान में वो जज्बा भी नहीं आएगा। और मुझे तो ये बताया गया कि इनको तो वो ब्रह्मोस वगैरह जो मिसाइल्स हैं या हथियार हैं वो भी छूने की इजाज़त नहीं देंगे, तो फौज को भी तबाह कर रहे हैं। और एक मैं ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूँ कि जिस देश का किसान और जवान सेफ नहीं है या खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता है। मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि पावर तो आती जाती रहती है। किसी दिन इंदिरा जी हट गए, उनको लोग कहते थे नहीं हटेंगी, आप भी हट जाओगे, लेकिन आप इतना मत बिगाड़ के जाओ कि जो सुधारा ना जा सके। ये जो फौज है, कम से कम हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें ही बची हुई, जुडिशरी बची हुई है, जुडिशरी में अब भी अच्छे जज हैं, फौज बची हुई है, उसको भी तुम खराब कर दोगे तो बाकी तो खराब कर ही रखा है। तो इसको कम से कम मेहरबानी करके रोके रखो। और इस पे कोई लड़ाई होगी तो जब भी आप सड़क पे बैठे हुए होगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं ज़रूर आऊँगा आपके बीच में। बहुत लंबा हो गया मैं, और ये जो गवर्नरशिप वगैरह ये कोई चीज़ नहीं होती, ये तो आती जाती रहती है। मुझे तो इन्होंने मेरे ऐसे तबादले किए जैसे किसी अफसर का, 5 जगह, बिहार से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से गोवा, गोवा से भुवनेश्वर, उड़ीसा, और उसके बाद मेघालय। इसका ये तो फ़ायदा रहा कि मुझे 6 राजभवनों में ठहरने का, रुकने का मौका मिला, लेकिन 2 कमरे वाले को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो गोवा का राजभवन बहुत बड़ा था, लेकिन एक कोने में एक कमरे के उसमें रहता था, सेट में। यहाँ भी ये जो जिसमें से मैं रिटायर होके आया हूँ, ये देश का सबसे खूबसूरत राजभवन है, बर्मी टीक का बना हुआ है। उसमें भी एक कमरा सिर्फ मैं यूज़ करता था, बाकी आप लोग चले गए, कहीं से आ गए, मुकेश जी आ गए, इन लोगों को ठहराओ, घुमाओ, सब करो।
तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक ईमानदार रहिए। एक आखिरी बात कह रहा हूं मैं आपको, आप में से बहुत लोग अफसर बनेंगे। जब बन के जाओगे तो आप में एक जज्बा होगा ईमानदारी का कि मैं सेवा करूंगा अपने लोगों की, और उस वक्त आप में बहुत कुर्बानी का और ईमानदारी का जज्बा होता है, लेकिन वो शने शने खत्म हो जाता है। आपकी वाइफ कहेगी पड़ोसियों के तो इतनी बढ़िया गाड़ी आई है, फलाना तो ये कर रहा है, रिश्तेदार कहेंगे भाई रोज मौका नहीं मिलता, जो कर सकते हो अभी कर लो, और आप रास्ता बदल देंगे। तो जहां जाओ जब जाओ ईमानदारी के साथ काम करो और उनकी सेवा करो जिनके बीच से निकल के आए हो। आपने उनकी गुर्बत देखी है, उनकी तकलीफें देखी हैं, तो उनको रफा करो, तकलीफें दूर करो और अपने लोगों का सम्मान करो। कई बार तो लोग ऐसे भी होते हैं अफसर के, अपने पिताजी आ जाए तो किसी को ये भी नहीं बताते कि ये मेरा पिताजी है। एक जगह तो बाप गया था घी लेके बड़े चाव से, उसका लड़का ज्यादा बड़ा अफसर नहीं था, दरोगा ही था, लेकिन उसने सिपाही कहा एक गांव से आ रहा है कोई आदमी, उसे बिठा लेना। ये नहीं कहा मेरा पिताजी है, इसे खाना खिला देना, कुछ कर देना। तो ये मत करना। आप अपने लोगों का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना और अपनी मिसाल बना के छोड़ना जहां से भी जाओ। ये लोग ये कहें कि भाई एक अफसर आया था। और एक बात और बता दूं मैं, आप समझेंगे कि मैं कोई इन बच्चियों की खुशामद कर रहा हूं। मेरा ये तजुर्बा है कि सरकारी नौकरियों में जो लड़कियां हैं वो अमूमन बहुत कम करप्ट होती हैं, और लड़के 90% रास्ता बदल देते हैं। बच्चियों में मैंने देखा ही नहीं कि वो पैसा मांगती हूं। एक आध कोई वो हो सकता है मामला, लेकिन मेरी निगाह में नहीं आया। तो मैं सबसे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी के साथ अपने समाज की सेवा करो। उसकी जो लड़ाइयां हैं, चाहे किसानों की हैं, मजदूरों की हैं, नौजवानों की हैं, उनमें शिरकत करो। और आपको इतनी शानदार लीडरशिप मिली है, निर्मल चौधरी, जो हर मुहासरे पे आपकी विजय करेगा, सब जगह आपकी जीत होगी। मुकेश भाई का आप लोगों पे आशीर्वाद रहता है, ये बहुत तजुर्बेकार और संघर्षशील नेता हैं। इनका सहयोग लेते रहो, इनसे डायरेक्शन लेते रहो और आगे बढ़ते चले जाओ। वीसी साहब आपके सिंपैथेटिक हैं, जो इतनी देर यहाँ बैठे और हमारी बकवास सुनी, तो इनका भी सदुपयोग करो। जो जो काम इनसे ले सकते हो, वजीफा है, ये है, फीस माफ़ी है, वो सब कराओ और आगे बढ़ते चले जाओ। पीछे मुड़ के मत देखो। भविष्य है आपका, आप ही का भविष्य है। तो मैं इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं निर्मल चौधरी जी और मुकेश भाई का करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों से बात करने के लायक बनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।